हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बूस्टर नर्सिंग करियर पॉइंट। आज के शानदार सेशन के अंदर हम दो कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको हर एक एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। ऐसा कोई नॉरसेट का एग्जाम नहीं गया है जहां से ये दो क्वेश्चंस नहीं आए हैं आपको। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे आपसे हेड इंजरी से रिलेटेड और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम जीसीएस से रिलेटेड। तो दोनों कॉन्सेप्ट समझेंगे क्योंकि ये दोनों हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नॉर्थ साइड कोई सा भी लीजिए और इन दोनों एग्जाम को दोनों क्वेश्चंस को आप उनके अंदर पाइएगा। तो चलिए आज के इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। पहला हमारा एमसीक्यू जो कि आपको डिस्प्ले पर सीन हो रहा है, इस एमसीक्यू के साथ में हम पहला कॉन्सेप्ट समझेंगे और दूसरे एमसीक्यू के साथ में हम दूसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे और दोनों क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलते हैं या फिर इनके अंदर जो मैं चीजें बताऊंगा वो सारी आपको एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगी। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू यहाँ पर दिया हुआ है, एमसीक्यू यहाँ पर दिया हुआ है, उस एमसीक्यू को देखिएगा और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। अ क्लाइंट एडमिटेड टू ए सर्जिकल यूनिट फॉर पॉसिबल ब्लीडिंग इन दी सेरिब्रम। एक क्लाइंट है जो कि एडमिट है हमारे पास और उसके अंदर ब्लीडिंग देखने को मिल रही है सेरिब्रम के अंदर। कहां पर ब्लीडिंग हो रही है दोस्तों? सेरिब्रम के अंदर ब्लीडिंग देखने को मिल रही है। हैज वाइटल साइन टेकन एवरी आवर्स, उसके वाइटल साइन हम ले रहे हैं एवरी आवर टू मॉनिटर द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। हम उसका क्या चेक कर रहे हैं? न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करने के लिए 1 आवरली हम उसको वाइटल साइन चेक कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोलॉजिकल चेक विल गिव द नर्स टू बेस्ट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमारे लिए कुछ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट नीचे दिए गए, इनमें से कौन सा न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट देखेंगे जो आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन देगा अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ ब्लीडिंग। तो उसके ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग जो बढ़ी हुई है उससे रिलेटेड हमको यहाँ पर कौन सा न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट देखना है। बस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि आपके ब्रेन के अंदर इंजरी हो गई है, इंजरी होने की वजह से उसके हम वाइटल साइन चेक कर रहे हैं एवरी आवर। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को चेक करने के लिए हमको इनमें से कौन सा न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट चेक करना है जो आपको बताएगा कि इसकी ब्लीडिंग ज्यादा बढ़ गई है, एक्सटेंड हो गई है। तो क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया है, जल्दी से आंसर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, इसको कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आपको आता है तो। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है पिपिलरी रेस्पॉन्स, दूसरा स्पाइनल टैप, तीसरा आपको दिया गया है डीप टेंडन रिफ्लेक्स और चौथा दिया गया है यहाँ पर इवेल्युएशन ऑफ पिरामिडल मोटार सिस्टम। तो जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, चलिए चारों ऑप्शन को हम देखते हैं उनमें से सही कौन सा होने वाला है, राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो गाइस यहाँ पर दिया गया है आपके लिए एक ब्रेन और ब्रेन के अंदर क्या हो रही है? ब्लीडिंग देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी देखने को मिल जाए, मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट समझाता हूं, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपके लिए कि अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए ब्रेन इंजरी का, क्वेश्चन आपके पास आ जाए ब्रेन इंजरी का, या फिर क्वेश्चन आपके पास आ जाए ब्रेन इंजरी के अलावा कोई और कंडीशन, जैसे कि मैं आपको बोल सकता हूं ब्लीडिंग, ब्लीडिंग बोल रहा है वो, ब्लीडिंग विद इन दी ब्रेन, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग देखने को बता रहा है। और तीसरा अगर वो बोल रहा है कि इस पर्सन को क्या हो गया? स्ट्रोक हो गया है। कंडीशन कौन सी हो गई है? स्ट्रोक वाली कंडीशन हो गई है। ऐसे क्वेश्चंस में आप ध्यान दीजिएगा, ब्रेन इंजरी है, ब्रेन उसको ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो गई है, या फिर वो स्ट्रोक बोल रहा है, हेड ट्रॉमा बोल रहा है, इन सभी कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है गाइस? आईसीपी इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है? आईसीपी इंक्रीज हो जाता है। और आईसीपी इंक्रीज जब होगा तो यहाँ सबसे पहले जो नर्व अफेक्ट होती है वो होती है ऑक्यूलोमोटार नर्व। कौन सी? ऑक्यूलोमोटार नर्व सबसे पहले अफेक्ट होगी, जो आपकी आई को सप्लाई करती है। तो आप इस क्वेश्चन के अंदर समझ लीजिएगा, ब्रेन इंजरी या ब्लीडिंग इन दी ब्रेन या फिर स्ट्रोक वाली कंडीशन आपको देखने को मिल रही है क्वेश्चन के अंदर, तो आप सबसे पहले चेक कर लीजिएगा प्यूपिलरी रेस्पॉन्स। क्या चेक करना है गाइस? यहाँ पर प्यूपिलरी रेस्पॉन्स को चेक करना है। तो राइट आंसर हमारा ए होने वाला है, राइट आंसर हमारा ए होने वाला है। तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा प्यूपिलरी रेस्पॉन्स का। आपको एडिमा देखने को मिलता है, अगर आप, मैं बोल रहा हूं यहाँ पर यूनिलेटरल, यूनिलेटरल प्यूपिल डायलेशन देखने को मिल रहा है,
प्यूपिल डायलेशन हो गया है और वो यूनिलेटरल हुआ है। तो इससे आप क्या समझेंगे, यूनिलेटरल प्यूपिल डायलेशन हुआ है तो आप समझ जाइएगा ये कंडीशन क्या है, वन साइड की, वन साइडेड ऑक्यूलोमोटार नर्व अफेक्ट हो गई है या डैमेज हो गई है। अगर यूनिलेटरल प्यूपिल डायलेशन अगर क्वेश्चंस के अंदर आ रहा है तो वहां समझ जाओ कि वहां पर वन साइड, एक साइड की ऑक्यूलोमोटार नर्व डैमेज हो गई है। दूसरा, अगर बाइलेटरल दे रहा है, बाइलेटरल प्यूपिल डायलेशन दे रहा है, प्यूपिल का डायलेशन कैसा हुआ है, यहाँ पर दोनों साइड का हो गया है, तो यहाँ पर समझ लो कि जो ऑक्यूलोमोटार नर्व है वो बोथ साइड से डैमेज हो गई है, बोथ साइड से क्या हो चुकी है, वो डैमेज हो चुकी है। तो दो कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा, अगर यहाँ पर बाइलेटरल प्यूपिल डायलेशन हो गया, आपके ये आई के अंदर प्यूपिल का डायलेशन हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो रहा है और दोनों साइड का हो चुका है, तो ये डैमेज बता रहा है, ऑक्यूलोमोटार नर्व हो चुकी है। और ऐसी कंडीशन आपको कौन सी कंडीशन में देखने को मिलती है, कौन सी कंडीशन में देखने को मिलती है, जब पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और डेथ के अंदर बाइलेटरल प्यूपिल डायलेशन हो जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओमिनस साइन। क्या बोलते हैं, ओमिनस साइन। ये ओमिनस साइन क्या होता है, ओमिनस साइन, ओमिनस साइन होता क्या है, तो ओमिनस साइन समझ जाइएगा कि जिसमें दोनों साइड की प्यूपिल डायलेशन हो गया, दोनों साइड का प्यूपिल डायलेशन हो गया, पर्सन की डेथ हो गई है, उसको हम क्या बोलेंगे, ओमिनस साइन बोलते हैं। क्लियर गाइज, इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए तीसरा हम इसी के साथ में देख रहे हैं और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हमने आपको बताया क्वेश्चन से रिलेटेड इतना। स्पाइनल टैब क्या होता है, स्पाइनल टैब को समझ जाइएगा। स्पाइनल टैब किसको बोलते हैं, हम लुम्बर पंक्चर भी बोल सकते हैं इसको, लुम्बर पंक्चर। और लुम्बर पंक्चर कौन सी कंडीशन में करते हैं, मेनिंजाइटिस के अंदर करते हैं इसको। कौन सी कंडीशन में करेंगे लुम्बर पंक्चर को, मेनिंजाइटिस में करते हैं। डीप टेंडन रिफ्लेक्स आ रहा है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स को हम, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, अगर आपकी ऐसी कोई कंडीशन है जिसके अंदर रिफ्लेक्स अफेक्ट हो गए हैं, रिफ्लेक्स अफेक्ट हो गए हैं, उस कंडीशन को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, डीप टेंडन रिफ्लेक्स चेक करेंगे। जैसे कि आपने बहुत सारी ड्रग्स देखी होंगी जिसमें टेंडन रिफ्लेक्स क्या हो जाते हैं, डिमिनिश्ड हो जाते हैं। तो डीप टेंडन रिफ्लेक्स के लिए भी हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो होते हैं, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, हाँ, इनकी कुछ ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग होती है। इन ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग हम समझते हैं डीप टेंडन रिफ्लेक्स को। ग्रेड 0 है तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स हैं वो कैसे हैं, एब्सेंट हैं, बिल्कुल भी रिफ्लेक्स नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी रिफ्लेक्स नहीं आ रहे हैं, उसको बोलते हैं ग्रेड 0। अगर ग्रेड 1 है तो यहाँ पर समझ जाइए कंडीशन है हाइपोरिफ्लेक्सिया। कौन सी कंडीशन है गाइस, हाइपोरिफ्लेक्सिया वाली कंडीशन है, यानी कि रिफ्लेक्स तो हैं लेकिन बहुत कम आ रहे हैं, रिफ्लेक्स हैं बहुत कम आ रहे हैं, उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोरिफ्लेक्सिया। अगर यहाँ पर ग्रेडिंग 2 दिया गया है तो ये नॉर्मल कंडीशन है। कैसी है, नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है। अगर यहाँ पर ग्रेड 3 आ रहा है तो ये कंडीशन हाइपर रिफ्लेक्सिया को बताएगी, हाइपर रिफ्लेक्सिया। और ग्रेड 4 आ रही है तो ये कंडीशन भी हाइपर रिफ्लेक्सिया को बताने का काम करती है, हाइपर रिफ्लेक्सिया। तो देख लो यहाँ पर दो तीन, यहाँ पर मैंने ग्रेड 4 बताए हैं। ग्रेड 0 डीप टेंडन रिफ्लेक्स बिल्कुल एब्सेंट है, ग्रेड 0 दिखाएगा। ग्रेड 1 हाइपर रिफ्लेक्सिया को बताएगा, ग्रेड 2 नॉर्मल बताएगा, और ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ग्रेड 3 हाइपर रिफ्लेक्सिया, ज्यादा रिफ्लेक्स बढ़ गए, बट ज्यादा रिफ्लेक्स हाइपर रिफ्लेक्सिया है, बट ये कंडीशन नॉर्मल के अंदर आएगी। लेकिन हाइपर रिफ्लेक्सिया ग्रेड 4 वाला आ गया, कौन सा, ग्रेड 4 वाला आ गया। तो आपने कंडीशन सुनी होगी टॉनिक और क्लोनिक कंडीशन, कौन सी, टॉनिक और क्लोनिक कंडीशन। तो इसमें हाइपर रिफ्लेक्सिया विद क्लोनिक हो जाता है, क्या हो जाता है, क्लोनिक हो जाता है, यानी कि रिफ्लेक्स तो हो रहे हैं, रिफ्लेक्स ज्यादा हो रहे हैं, और ज्यादा के साथ में अगर ज्यादा हो रहा है फिर से नॉर्मल हो रहा है, ज्यादा हो रहा है नॉर्मल हो रहा है, तो ये कंडीशन ग्रेड 3 में आएगी। और ज्यादा होने के बाद में अब यहीं पर कोई बॉडी अकड़ गई है आपकी, क्लोनिक कंडीशन देखने को मिल रही है इस तरह से, तो वो कंडीशन कौन सी कहलाएगी, ग्रेड
4 कहलाएगी। तो ग्रेडिंग हम यहाँ पर समझ चुके हैं, ग्रेड 4 देखने को मिलते हैं आपको हाइपर रिफ्लेक्सिया के। क्लियर गाइस, होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक है आपका इवेल्युएशन ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल मोटार सिस्टम। हम ईपीएस को कब चेक करते हैं? जब ईपीएस अफेक्ट हो जाता है कुछ ड्रग्स के द्वारा, जैसे कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं, इसके एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, एक दो ट्रैक्ट देखने को मिलते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, एक तो पिरामिडल ट्रैक्ट और दूसरा होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। पिरामिडल ट्रैक्ट और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। पिरामिडल ट्रैक्ट उसको बोला जाता है जो कैप्सुलेटेड होता है, कैप्सूल के अंदर ही अंदर जाता है, उसको हम बोलते हैं पिरामिडल ट्रैक्ट। एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट होता है अनकैप्सुलेटेड होता है, जो कैप्सूल से कवर नहीं होता है। और इसके अंदर एक चीज आती है ब्रेन स्टीम। क्या आता है? ब्रेन स्टीम। सॉरी, आपने देखा होगा बेसल गैंग्लिया। तो बेसल गैंग्लिया से होके निकलता है आपका एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट, इसलिए बेसल गैंग्लिया अफेक्ट हो जाता है। और आपने कंडीशन पढ़ी होगी शायद, पार्किंसोनिज्म कंडीशन, वहां पर देखने को मिलता है ये। तो आप ये सारी चीजें समझ चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ आंसर भी समझ चुके हैं। इसका आंसर होने वाला है पिपलरी चैक। चलिए चलते हैं अपने दूसरे एमसीक्यू की तरफ। और आज के क्लास का एक शानदार एमसीक्यू है, क्लाइंट विद एन एडमिटिंग डायग्नोसिस ऑफ हेड इंजरी। इसमें भी हेड इंजरी का पेशेंट है, हैज ग्लास्कोकोमा स्कोर 354। देख लीजिए यहाँ पर 3, 5, 4 इतना ग्लास्कोकोमा स्कोर दिया गया। द नर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टेस्ट इज दैट द क्लाइंट, एक कौन से, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन से ऑप्शन को बताने का काम कर रहा है? 354। तो ग्लास्कोकोमा स्कोर के लिए आपको पता है जीसीएस करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? चेक करते हैं हम ईबीएम। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन। यस, ईबीएम को चेक करते हैं। ईबीएम मींस आई रेस्पॉन्स देखेंगे। ईबीएम मींस आई रेस्पॉन्स देखते हैं। वी मींस वर्बल रेस्पॉन्स देखते हैं कि पेशेंट हमसे बातचीत कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा। और एम मींस मोटार रेस्पॉन्स देखते हैं, उसकी एक्टिविटी लेवल को देखते हैं कि वो एक्टिविटी कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। तो ईबीएम से समझ जाइएगा, ईबीएम। इसमें से आप इसमें आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, अगर कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा अगर आपको इससे आ रहा है तो। ये जीसीएस का हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा नॉर्सेट के अंदर। तो चलिए समझ लीजिए इसको। सबसे पहले अगर हम जीसीएस करेंगे, सबसे पहले इसको समझ जाइएगा कि जीसीएस के लिए, ग्लास्कोकोमा स्केल के लिए मिनिमम स्कोर कितना होता है? मिनिमम स्कोर 3 कितना होता है? 3। और मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? मैक्सिमम स्कोर होता है 15। तो क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, एक फुली कॉन्शियस क्लाइंट है, उसका जीसीएस कितना आएगा? फुली, लास्ट नॉर्सेट के अंदर क्वेश्चन था ये, फुली कॉन्शियस क्लाइंट, पूरी तरह से कॉन्शियस है, उसका जीसीएस स्कोर कितना होगा? 12, 13, 14, 15। आप आंसर कर दीजिएगा 15। कितना होगा? 15 जीसीएस आएगा उसका। ग्लास्कोकोमा स्केल 15 आएगा उसका स्कोर निकल के। और एक क्लाइंट है जिसकी डेथ हो चुकी है, तो उसका जीसीएस कितना आएगा? ऑप्शन था 0, 3, 8 और 12। ऑप्शन था 0, 3, 8 और 12। तो इसमें से आप आंसर करना है, डेथ वाले पर्सन का जीसीएस कितना आएगा। हाँ, यहीं पर आप धोखा खा जाते हैं, आप सभी आंसर कर रहे होंगे 0। कितना? 0। जबकि जीसीएस के अंदर 0 होता ही नहीं है। मैंने बताया मिनिमम स्कोर 0 तो होता ही नहीं। कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा? 3। तो मिनिमम स्कोर 3 होता है। तो इसकी जो वैल्यू है जीसीएस की, 3 से 15 होती है। कितनी होती है? 3 से 15 होती है। तो इतनी चीज समझ जाइएगा, 3 से 15 इसकी रेंज होगी, 3 मिनिमम होगा और 15 मैक्सिमम स्कोर होता है। चलिए देख लीजिएगा, हम इसको देख लेते हैं जीसीएस ग्लास्कोकोमा स्केल को। सबसे पहले हम आई रेस्पॉन्स देखेंगे। सबसे पहले आई रेस्पॉन्स देखेंगे। आई से देखेंगे, अगर स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग कर रहा है, अपने आप आंखें खोला हुआ है पर्सन, तो हम उसको नंबर देते हैं 4। कितने नंबर देंगे? 4। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है आपका, स्पॉन्टेनियस आई ओपन कर रहा है, नंबर हमने दे दिए उसको 4। और स्पॉन्टेनियस आई ओपन नहीं कर रहा है, जब हम उसको बुला रहे हैं, जब हम उससे बात कर रहे हैं, तब वो अपनी आईज को ओपन कर रहा है, तब हम उसको नंबर कितने देंगे? उसको नंबर देंगे 3। कितने नंबर देंगे? 3 नंबर देंगे। जैसे कि
कोई क्लाइंट है आपका हेड इंजरी का है या फिर जो क्लाइंट लेटा हुआ है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कर रहे हैं, नॉर्मली वो आई उसकी क्लोज है और हमने उसको आवाज लगाई हमने रामू रामू, और रामू हमने जैसे ही बोला उसने आई अपनी ओपन कर ली, तो इस कंडीशन में हम उसको नंबर दे देंगे 3। कितना? 3 मार्क दे देंगे। क्लियर? चलिए, अगर तीसरी कंडीशन इसमें ये आती है कि क्लाइंट अपना लेटा है, नॉर्मली आई ओपन नहीं किया, आवाज लगाई हमने तब भी उसको आई ओपन नहीं किया उसने, तो हम जाएंगे थर्ड स्टेप पे। अब हम उसको क्या देंगे? स्टिमुलाई देंगे। स्टिमुलाई बोले तो उसको पिंच करेंगे, पिन करेंगे, उसको पिन चुबाएंगे, उसको कान पे उसके थोड़ा सा दबाएंगे इस पार्ट को, पिना पार्ट को, तो हो सकता है कि क्लाइंट अपना रेस्पॉन्स दे दे। तो हमने जब उसको पेन दिया तो उसके दौरान उसने आई अपनी ओपन कर ली। ऐसी कंडीशन में आई ओपन की तो हम उसको नंबर देने वाले हैं 2। कितना? 2। और आपने कितनी भी आवाज लगा ली, कितने भी आप कुछ भी कर लो और वो कुछ आई ओपन कर ही नहीं रहा है अपना क्लाइंट, तो आप उसको नंबर दे दो 1। कुछ भी आई ओपन नहीं किया, जब आपने आवाज लगाई, उसको पिंच कर दिया, उसने पेन दे दिया, आपने कुछ भी कर लिया लेकिन आई ओपन नहीं की, तो ऐसी कंडीशन में नंबर कितना दे देंगे? 1 दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, टू स्पीच पर 3 नंबर दे रहे हैं हम। कितना दे रहे हैं? 3 नंबर दे रहे हैं। और यहाँ पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है अपना, आई रेस्पॉन्स हमने बोला था ईवीएम करते हैं हम इसके लिए। ईवीएम में हम कितना देंगे? ईवीएम में टोटल 4 देंगे, बी में टोटल 5 देते हैं और मोटार में टोटल 6। मैक्सिमम यही वैल्यू दी जाती है इसके अंदर। तो देखिए ई में 3, इज एबल टू स्पोकन हिज आई विद स्पोकन, हिज आई विद स्पोकन टू, भाई ओपन है ये, ओपन हिज आई, यहां पर गलत हो गया, इसको थोड़ा सा कट करके ओपन कर दीजिएगा। इज एबल टू ओपन हिज आई विद स्पोकन, जब हम उससे बात कर रहे हैं तो उसने आई को ओपन किया है। और जब हम उससे बात कर रहे हैं तब आई ओपन की है उसने, यानी कि जब हमने उसको क्या दिया, साउंड प्रोड्यूस किया उसके अगेंस्ट में, तब उसने आई, हमने उसका नाम लिया तब उसने आई ओपन किया। आई ओपन उसने रेस्पॉन्स किसके? साउंड के रेस्पॉन्स में किया, तो उसको हम नंबर कितने देते हैं? 3 ही देते हैं। तो हमारा ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो आंसर इसका कौन सा होने वाला है? चौथा आंसर होने वाला है। क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा जाएगा? 4 जाएगा, क्योंकि आई में हम टोटल 4 देते हैं और 4 में हमने देखा था कि इसमें जो बोल रहा है इज एबल टू ओपन हिज आई विद स्पोकन टू, जब हम उससे बात करेंगे तब वो आई ओपन करेगा। तो जो इसमें दिया गया 3 5 4 ई बी एम, आई में 3 नंबर हम दे रहे हैं, जब वो हम बात करेंगे उससे, उसका नाम लेंगे तो अपनी आई ओपन करेगा। तो ये अपना मैच हो रहा है, बाकी अदर ऑप्शन मैच नहीं हो रहे हैं। देख लेते हैं अदर को भी। वर्बल रेस्पॉन्स देख रहे हैं। वर्बल रेस्पॉन्स हम नॉर्मली बातचीत कर रहे हैं, ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस एंड पर्सन। वर्बल रेस्पॉन्स हम उससे पूछ रहे हैं और वो सीधे सीधे आंसर कर रहा है, तो आप आंसर कर दीजिए 5। और हम उससे पूछ रहे हैं कुछ और वो कंफ्यूज है, हमने उससे पूछा आपका नाम क्या है, उसका नाम मान लीजिए कोई अमन नाम है और हमने उससे पूछने पर उसने नाम बताया अपना दीपक, तो वो कंफ्यूज है, उसको पता नहीं है उसका क्या नाम है, वो कंफ्यूज हो गया पर्सन। तो ऐसी कंडीशन में हम उसको नंबर देने वाले हैं 4। कितना? 4 मार्क देने वाले हैं उसको। इनअप्रोप्रिएट वर्ड, हमने उससे बातचीत की और वो इनअप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर रहा है, इनअप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर रहा है। हमने उससे पूछा आपका नाम, लेकिन वो बड़बड़ा के कुछ और ही बोल रहा है, आपको गाली देने लगा, तो ऐसे वर्ड यूज कर रहा है। ऐसी कंडीशन में नंबर कितने दोगे आप? 3। कितना नंबर दोगे? 3 नंबर दोगे। कॉम्प्रिहेंसिव साउंड, आपने उससे बोला और बोलने में उधर से रेस्पॉन्स नहीं आया, पर्सन क्या कर रहा है? ये कॉम्प्रिहेंसिव साउंड निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? साउंड, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव, इनकॉम्प्रिहेंसिव। ऐसी कंडीशन में हम नंबर देने वाले हैं उसको 2। और आप कितना भी कुछ भी कर लो, पेशेंट को हिला लो डुला लो, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई साउंड नहीं आ रहा, तो ऐसी कंडीशन में नंबर दे दो उसको 1। कितना दे दो? 1। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं, तीसरा बेस्ट मोटार रेस्पॉन्स देख रहे हैं इसके अंदर। तो मोटार रेस्पॉन्स के अंदर हम टोटल मार्क देते हैं 6, ज्यादा से ज्यादा 6 दे सकते हैं, कम से कम 1 दे सकते हैं। ओबे कमांड, हमने उससे बोला हाथ उठाओ और उसने हाथ उठा दिया, हमने बोला अपनी मुंडी नीचे करो, उसने मुंडी नीचे कर दी, ऐसी कंडीशन में नंबर 6 दे दो, क्योंकि वो आपकी कमांड को फॉलो कर रहा है। नंबर कितना देंगे? 6 नंबर दे देंगे। और दूसरा इसमें मूव्स टू लोकलाइज पेन,
हमने उसको साउंड दिया, उसको कमांड दिया, लेकिन उसने अपना रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो हमने क्या किया, उसको पेन किया, उसको हमने दबाया। तो जैसे ही हमने दबाया, दबाने हम उसको दबा रहे थे, दबाते ही उसने क्या किया, उस हाथ को हमारे को पकड़ लिया, जहां हम पेन कर रहे थे उसने पकड़ के हाथ को हटा दिया। ऐसी कंडीशन क्या है, वो बता रहा है कि उसको पेन हो रहा है, ऐसी कंडीशन में उसने अपना हाथ हटा दिया। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, नंबर दे दोगे 5। नेक्स्ट है फ्लेक्शन विड्रॉल फ्रॉम पेन। तीसरा कंडीशन, अब वो हाथ को नहीं हटा पा रहा है, दूसरे हाथ से आपको जो पेनफुल स्टिमुलाई था उसको नहीं हटा पा रहा है। अब वो क्या कर रहा है, उन्हें जिस हाथ में आपने पेन किया, जैसे हमने यहाँ पर पिंच किया तो वो क्या करेगा, ऐसे कर लेगा। हमने यहाँ पर पिंच किया, वो क्या करेगा, ऐसे कर लेगा। यानी उसी हाथ को विड्रॉल कर लेगा, उस हाथ को क्या कर रहा है, विड्रॉल। जहां पर आपने पेन दिया उस चीज को क्या कर लेगा, वो दूर ले जाएगा जहां से पेन हो रहा है, उस कंडीशन से। तो ऐसी कंडीशन में हम नंबर देने वाले हैं इसको, इस कंडीशन में नंबर देने वाले हैं उसको 4। कितना देंगे, 4। नेक्स्ट, अब नॉर्मल फ्लैक्शन। अब नॉर्मल फ्लैक्शन में आ रहा है डीकॉर्टिकेट पोजीशन। डीकॉर्टिकेट पोजीशन कौन सी होती है, आप समझ जाइएगा। आप कार चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, कॉर्टिकेट में देख लीजिएगा COR आ रहा है, तो इससे समझ जाइएगा कार, इससे समझ जाइएगा कार। और इसी को बोलते हैं अब फ्लैक्शन। क्या बोलते हैं, अब फ्लैक्शन। तो उसकी बॉडी में फ्लैक्शन देखने को मिल रहा है, मुंडी उसकी नीचे हो गई है, हाथ उसके कैसे हो गए हैं, यूं करके हो गए हैं, अब फ्लैक्शन हो रहा है, अंदर की तरफ चले गए हाथ, और उसके हाथ अंदर की तरफ हो गए हैं, पैर भी उसके पास की तरफ आ गए, मतलब जो फुट एंड है वो कैसे हो गए हैं, आगे की तरफ, उनमें भी फ्लैक्शन देखने को मिल रहा है। और ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है, तो इसको समझ जाइए कि अब नॉर्मल फ्लैक्शन हुआ है। और ऐसी कंडीशन में हम नंबर देने वाले हैं उसको 3। मार्किंग कितनी करोगे, यहाँ पर 3 मार्किंग करोगे। और अब नॉर्मल एक्सटेंशन हो गया है। अब नॉर्मल एक्सटेंशन बोले तो बाइक चलाते हैं तो बिल्कुल एक्सटेंड होके चलाते हैं, और इसमें देखने को मिल रहा है यूं करके। अब नॉर्मल, ये हाथ मेरे देखिएगा, यूं बाहर की तरफ चलेगा और यूं, और गर्दन ऊपर की तरफ चलेगी, पैर नीचे की तरफ खिंच गए। ऐसी कंडीशन को बोल रहे हैं अब नॉर्मल एक्सटेंशन। ऐसी कंडीशन में मार्किंग करेंगे हम उसको 2। कितनी, 2 मार्किंग करते हैं। तो 2 मार्किंग कर देंगे ऐसी कंडीशन में जब उसका अब नॉर्मल एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, और कोई रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम मार्किंग करेंगे 1। कितनी, 1 मार्किंग करेंगे। इस तरह से टोटल हम EBM देखते हैं। ई में मैक्सिमम 4 देंगे, वी में मैक्सिमम 5 देंगे, और मोटार में मैक्सिमम 6 नंबर उसको दे सकते हैं, और मिनिमम एक एक ही दे सकते हैं उसके अंदर। तो टोटल मिनिमम 3 हो जाएगा और मैक्सिमम 15 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देख लीजिए, अगर उसका स्कोर 13 से 15 आ रहा है, तो वो माइल्ड हेड इंजरी का क्लाइंट है, या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्सियस क्लाइंट है। वो कैसा, कॉन्सियस क्लाइंट है, घबराने की कोई भी बात नहीं है। अगर 9 से 12 आ रहा है तो मॉडरेट हैंड इंजरी आ रही है यहाँ पर, या फिर हम बोल सकते हैं सेमी कॉन्सियस। सेमी कॉन्सियस क्लाइंट कैसा है अपना, सेमी कॉन्सियस, और उसका GCS स्कोर 8 या उससे कम 3 तक आ रहा है, या फिर लेस देन 8 आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन को समझ जाइएगा सीवियर हेड इंजरी हुई है। पेशेंट हमारा कैसा है, अनकॉन्सियस है। कैसा है क्लाइंट अपना, अनकॉन्सियस है। क्लियर गाइस। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को देखा, और क्वेश्चन के साथ में हमने GCS को भी कंप्लीट कर लिया है। तो GCS भी यहाँ से क्वेश्चंस जो बनते हैं आपको वो यहाँ पर क्लियर करा दिए गए हैं, जो इसको आपको अच्छे से समझना है। बाकी अदर ऑप्शन हमारे V और M से मैच नहीं खा रहे, इसलिए अपना एक ही ऑप्शन मैच खा रहा है। बाकी आप देख लीजिएगा, इसमें 3 नंबर जो 3 स्कोर दिया गया है I के अंदर, वो लास्ट ऑप्शन है। ठीक है। चलिए एक कॉन्सेप्ट और मैं समझाता हूँ। जब कभी भी आपको लंबा सा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, बड़ा सा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ऐसी कंडीशन में आप लास्ट ऑप्शन को पहले पढ़ लीजिएगा, वही आंसर देखने को मिलता है। क्योंकि बड़े क्वेश्चन में लास्ट में ज्यादातर आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो ये भी बड़ा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको जो राइट आंसर है वो लास्ट में दिया गया है। क्लियर गाइस। होप सो कि आपको इस क्लास का बहुत ही अच्छे से आनंद मिला होगा, और इस क्लास को जबरदस्त तरीके से आपने लर्न किया होगा। तो जल्दी से इस क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, शेयर करना नहीं भूलिएगा। गाइस आपको मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ में अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइस।